नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 24 अगस्त और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक एडिटोरियल जो है वो डाउन टू अर्थ मैगजीन से निकाला है, अभी द हिंदू ने इसको कवर नहीं किया है। जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, जिसका काम है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जैसे जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, या फिर लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है। मीन्स कुल मिलाकर के जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंडिंग के थ्रू हेल्प करने के लिए, फाइनेंसिंग के थ्रू हेल्प करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनी हुई है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो इसकी अभी जो है 7वीं मीटिंग चल रही है और इसकी पहली मीटिंग जो है वो 1998 में ऑर्गेनाइज़ की गई थी। हालांकि इसकी स्थापना का विचार जो है वो 1991 में ही जन्म ले चुका था और 1992 में इसकी स्थापना पर जो भी कार्यवाही थी वो शुरुआत हो चुकी थी। अभी फ़िलहाल 1998 में पहली इसकी असेंबली ऑर्गेनाइज़ की गई थी। अभी इस समय कनाडा के वैंकूवर में 8वीं असेंबली चल रही है और 8वीं नहीं, 7वीं असेंबली चल रही है। और यहाँ पर 2015 में जो COP15 हुआ था पेरिस में, तो उस पेरिस में वहाँ पर एक फ़ंड के बारे में बातचीत की गई थी बनाने के लिए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फ़ंड। तो ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फ़ंड जो बनाने की बात की गई थी COP15 के टाइम 2015 में, उसी फंड के रेटिफिकेशन के लिए, मींस उस पर एक तरीके से वोटिंग करके अनुसमर्थन करने के लिए ये मीटिंग जो है की जा रही है, 7th GEF असेंबली। इसमें जो है मेन एजेंडा यही है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फ़ंड। तो ये मीटिंग जो है अभी कनाडा के वैंकूवर में हो रही है और जो भी गोल्स तय किए गए हैं, एक्चुअल में इस मीटिंग के सेंटर में एक और भी फ्रेमवर्क है जिसका नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क भी 2015 का ही है और इसमें कुल 27 टारगेट जो है वो तय किए गए थे। 27 लक्ष्यों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 4 लक्ष्य जो हैं वो 2050 तक पूरे किए जाने हैं और बाकी के 23 लक्ष्य जो हैं वो 2030 तक के लिए हैं। तो उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फ़ंड है, ये भी उसमें जो है हेल्प करेगा। तो फिलहाल जो है इसको फाइनलाइज करने की ओर 7th GEF असेंबली जो है बढ़ रही है। एक बार देख लेते हैं मीटिंग और ये आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल में क्या है। तो राइटर लिखते हैं कि 2030 तक के जो डेवलपमेंट गोल्स, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और बायोडाइवर्सिटी को लेकर के जो भी टारगेट्स तय किए गए थे, उनके लिए एक तरीके से एक नया मोमेंटम सेट होने वाला है वैंकूवर की मीटिंग में। क्योंकि 7वीं जो असेंबली है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की, वो इस समय वैंकूवर में चल रही है। 22 अगस्त से शुरुआत हो गई है उसकी और उसमें जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फ़ंड जो है मेन एजेंडे में है। और ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फ़ंड जो है ये इंश्योर करेगा कि जो कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को सफिशिएंट मनी जो है वो अवेलेबल कराया जा सके। और ये पहली बार मतलब इसका जो विचार किया गया था बनाने का, इस फंड को, GBBF को, तो GBBF को बनाने का विचार किया गया था 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो CBD की थी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और 15वीं जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी, ये ध्यान रखिएगा कि ये अभी 2015, एक्चुअली 15वीं बैठक की जगह जो है 2015 निकल गया है मुंह से, तो इस चीज़ को थोड़ा रेक्टिफाई कर लेंगे। 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो CBD की थी। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो 15वीं मीटिंग थी, उसमें इसका विचार जो है रखा गया था और ये पिछले साल दिसंबर में हुई थी। अच्छा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मीटिंग जो है हर 2 साल में एक बार होती है। पहली बार जो है 1996 में हुई थी। तो स्टार्टिंग में जो है 3 साल तक तो 1 साल के अंतर पर होती रही, 1996, 97, 98, और 98 के बाद से फिर 2-2 साल के अंतर पर होने लग गई। तो उसमें जो है इस फंड के बारे में, यानी GBBF के बारे में विचार किया गया था बनाने का। और अभी जो है उस फंड को लेकर के रेटिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो इस मीटिंग में आगे बढ़ाया जाएगा। और
ये फंड जो है स्थापित किया जा रहा है किसके अंदर, तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है, तो उस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। अगर जीईएफ की बात करें तो जीईएफ जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट मल्टीलेटरल फंडर है ऑफ इन्वायरमेंट एक्शन। जो भी इन्वायरमेंट एक्शन होते हैं उनका जो है लार्जेस्ट मल्टीलेटरल फंडर है, और इसका टारगेट है कि 2030 तक $200 बिलियन फंड जो है वो किसी तरीके से पूल किया जाए, यानी इकट्ठा किया जाए, और पर्यावरण गतिविधियों में जो है पर्यावरण गतिविधियों को और अच्छे से फाइनेंसिंग की जा सके। और इसके लिए जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, तो कहाँ से फ़ंड लाएगी इतना, तो कंट्रीज से फ़ंड लेगी, फिलेंथ्रोपीज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगी उनसे लेगी फ़ंड, प्राइवेट सेक्टर से लेगी। इसके अलावा और जो एनवायरमेंटल स्कीम्स हैं या सर्विसेज हैं उन सर्विसेज के थ्रू भी फ़ंड कलेक्ट करेगी, जैसे पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज है, ग्रीन बॉन्ड्स हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट्स एंड क्रेडिट्स हैं, बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म्स हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फ़ंड को इकट्ठा करेगी। फ़िलहाल इस समय जो वर्क प्लान चल रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का, जीईएफ का, तो इसके पास $1.4 बिलियन जो है फंडिंग कर रखी है इसने। और मेन जो 3 इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं मेजर, उनमें इस फंड का इस्तेमाल हो रहा है, क्लाइमेट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, और तीसरा जो है पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए। और टारगेट क्या है, तो टारगेट ये है कि ये जो फंडिंग का अमाउंट है ये $10.5 बिलियन तक पहुँचे, और इसके लिए जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है उसको $9.1 बिलियन को और अभी जनरेट करना पड़ेगा 2026 तक। ठीक है, और इसके बाद में आगे देखिए अगले पॉइंट में, बायोडाइवर्सिटी इज सेट टू रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट, मींस डिस्ट्रीब्यूट जो फंड इकट्ठा करेंगे ये जो इन्होंने टारगेट कर रखा है $10.5 बिलियन का, तो इस $10.5 बिलियन में 47% यानी सबसे बड़ा जो हिस्सा मिलेगा इस फंडिंग का वो मिलेगा बायोडाइवर्सिटी को, उसके बाद 16% मिलेगा क्लाइमेट चेंज को, और उसके बाद 12% मिलेगा लैंड डिग्रेडेशन को, और इंटरनेशनल वाटर्स को मिलेगा 11%, और केमिकल वेस्ट को सबसे कम हिस्सा मिलेगा इस फंड का 6%। और ये जो फंड है वो यूज किया जाएगा जो भी दुनिया में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, एक संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है इसका आवाज़। तो ये नॉन प्रॉफिट आवाज़ जो है, इसने जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं या जो इंडिजिनस पीपल हैं, तो इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटीज़ के थ्रू जो भी ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ पर भी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर कोई स्टेप उठाए जा रहे हैं, तो उनको भी फंडिंग दी जा सके, इसके लिए आवाज़ उठाई है। और 20% ऑफ फंडिंग जो है एटलीस्ट कम से कम जो है इसने बोला है कि जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंडिंग फ्रेमवर्क होगा इसका 20% हिस्सा जो है वो हम लोगों को, मतलब जो इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, इनको अवेलेबल कराया जाए। ऐसा इसने क्यों बोला, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो इंडिजिनस पीपल को मिलने वाली फंडिंग है वो 1% है, केवल 1%, लेस देन 1% ऑफ फंडिंग फॉर क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, मीन्स 1% से भी कम फंडिंग मिलती है अभी इनको, इंडिजिनस पीपल्स को। और जबकि एरिया जो कवर होता है इन इंडिजिनस पीपल या लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा कंजर्वेशन के लिए, तो वो एरिया है 43.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32% ऑफ ग्लोबल लैंड, 32% ऑफ ग्लोबल लैंड को कंजर्व करने का काम करती हैं ये इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटीज़, कुल 87 देशों में मिला जुला कर। और इसी के ऊपर जो है उनके, मतलब एक तरीके से जो उनकी आजीविका है वो इन्हीं गतिविधियों पर निर्भर करती है। फ़िलहाल ये जो बैठक चल रही है, जो असेंबली ऑर्गेनाइज़ की गई है, 7th GEF असेंबली, 4 दिन का इवेंट है, 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक का, जिसमें से पहले 2 दिन में जो है लगभग 70 जो है साइड इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे, और 24 तारीख को ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंडिंग फ्रेमवर्क को लॉन्च किया जाएगा। और लास्ट के जो 2 दिन होंगे उसमें जो है प्लेनरी सेशन, 3 प्लेनरी सेशन का मतलब पूर्ण अधिवेशन कहते हैं, जिसमें सारे लोग उपस्थित रहेंगे, जो भी असेंबली से रिलेटेड, जो भी असेंबली में उपस्थित रहने के अर्हता रखते होंगे वो सारे लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और 11 राउंड टेबल्स की वार्ता होगी लास्ट के 2 दिनों में। कुल मिलाकर के ये जो गैदरिंग है ऐसे समय में मतलब ये बैठक की जा रही है जब कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में जंगलों में इस समय आग लगी हुई है। देखिए जंगलों में इस समय जो है सारी दुनिया में क्या, मतलब काफ़ी जगहों पे लगी है, जैसे अमेरिका के हवाई द्वीप में भी आग लगी हुई थी,
स्पेन में लगी थी, ग्रीस में लगी थी, इटली में लगी थी, कई सारे आइलैंड्स पर। फिर उसके बाद में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में भी जो आग लगी हुई है। और जीईएफ असेंबली जो है ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में ही जो है ऑर्गेनाइज़ की जा रही है इस समय। तो वहाँ पर ये राइटर लिखते हैं कि ऐसे समय में ऑर्गेनाइज़ की जा रही है जब जिस प्रोविंस में ऑर्गेनाइज हो रही है उस प्रोविंस के जंगलों में आग भी लगी हुई है। फ़िलहाल ये मीटिंग जो है ये 5 साल बाद हुई है, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से डिसरप्शंस आ गए थे बीच में। जनरली जो मीटिंग है वो हर 4 साल में एक बार होती है। और 2030 तक के टारगेट जैसे तय कर रखे हैं, आपको बताया 27 टारगेट में 23 टारगेट जो है वो 2030 तक के लिए हैं। तो कहते हैं कि 2030 के पहले पहले केवल मुश्किल से अब एक असेंबली, चूँकि 4 साल बाद होती है ना, तो 4 साल बाद होने की वजह से मान लीजिए अभी 2023 चल रहा है, 4 साल बाद होगी तो 2027-28 में एक असेंबली और होगी, और उसके बाद 2030 2 साल बाद ही आ जाएगा, तो अगली मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है इसकी एक और असेंबली जो है ऑर्गेनाइज़ की जा पाएगी 2030 के पहले पहले। और इसके पहले ही जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यानी एसडीजी गोल्स हैं उनको जो है अचीव किया जाना है। और यही जो है एंड डेट है इस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की। ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। ये है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो इस फ्रेमवर्क की स्थापना जो है वो COP15 के दौरान की गई थी, following a 4-year consultation and negotiation process. This historic framework, which supports the achievement of the Sustainable Development Goals and builds on the Convention's previous strategic plans, sets out an ambitious pathway to reach the global vision of a world living in harmony with nature by 2050. तो 2050 तक जो है नेचर की हारमोनी में जो है लाइफ हो जाए, तो इसके लिए जो है ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की स्थापना की गई थी ड्यूरिंग द COP15। और ये COP15 अभी जो पिछले साल हुआ है, यानी ये CBD के COP15 की बात हो रही है, तो उस COP15 में ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को स्थापित किया गया है। इसके बारे में और कुल मिलाकर के आप देखिए नीचे लिखा हुआ, अमंग द फ्रेमवर्क्स की एलिमेंट्स आर 4 गोल्स फॉर 2050 एंड 23 टारगेट्स फॉर 2030। तो 4 लक्ष्य जो हैं वो 2050 तक के लिए तय किए गए हैं और 23 लक्ष्य जो हैं वो 2030 तक के लिए तय किए गए हैं। क्योंकि यूएन के जो एसडीजी गोल्स हैं उनके टारगेट मतलब उनको पूरा करने की जो टाइम लिमिट है वो 2030 ही है, तो उनको अचीव करने में एक तरीके से सहायक भूमिका ये निभाएगा। चलिए वापस चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। तो लास्ट यही पैराग्राफ था इसका लास्ट, कि एक असेंबली और जो है ऑर्गेनाइज की जा पाएगी। इसको नीचे पॉइंट्स में भी तोड़ दिया है, अगर पॉइंट वाइज आप देखना चाहें नोट्स वगैरह बनाने के पर्पज़ से। तो 7वीं जीएफ असेंबली जो है वो वैंकूवर में होने जा रही है, जिसका काम जो है रेटिफाइंग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड होगा। इंट्रोडक्शन में 22 अगस्त से जो स्टार्ट होगी वैंकूवर कनाडा के वैंकूवर में जीएफ की मीटिंग, और बनाया जाएगा इसमें GBFF ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड फॉर कंजर्विंग एंड रिस्टोरिंग स्पीसीज एंड इकोसिस्टम्स। और ये फंड जो है कंसीव किया जाएगा ड्यूरिंग द 15th, मतलब ये जो फंड की परिकल्पना थी ये 15th COP15 के टाइम पर लेकर के आई गई थी। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो COP15 था CBD का पिछले साल दिसंबर में। और इस तरीके से देखिए ये पॉइंट वाइज है। फिर फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के का पॉइंट है, तो फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के पॉइंट्स में कहाँ से फंड इकट्ठे करेंगे। उसके बाद करंट फंडिंग और एलोकेशन का क्या प्रोसीजर है, तो करंट फंडिंग जो है $1.4 बिलियन जो है एलोकेटेड किए गए हैं कई सारे जो एनवायरमेंटल यूसेज हैं, मेनली 3 इशूज़ को लेकर के, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशन। और इस अमाउंट को जो है 2026 तक $10.5 बिलियन तक लेकर के जाना है, और इसके लिए $9.1 बिलियन जो है उसको और जुटाना पड़ेगा। जब जुटाया जाएगा तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंडिंग जो है उसके अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी को 47%, क्लाइमेट चेंज को 16%, लैंड डिग्रेडेशन को 12%, इंटरनेशनल वाटर्स को 11% और केमिकल वेस्ट को 6% जो है फंडिंग का पार्ट दिया जाएगा। और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को भी जो है हेल्प की जाएगी। तो नॉन प्रॉफिट आवाज़ जो है, नॉन प्रॉफिट संस्था, उस आवाज़ ने जो है 20% फंड का मांगा है। अभी जो है लेस देन 1% फंडिंग जो है वो इनको मिलती है। असेंबली डिटेल्स की बात करें तो 22 से 25 अगस्त तक होनी है, और पहले के 2 दिन में जो है लगभग 70 इवेंट के आसपास आयोजित किए जाएंगे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के डिफरेंट।
और GBFF जो है उसका लॉन्च ऑफिशियली 24 अगस्त को किया जाना है। और फाइनल जो 2 डेज होंगे उसमें 3 प्लेनरी सेशंस होंगे और 11 राउंड टेबल डिस्कशन किए जाएंगे। और कॉन्टेक्स्ट की आप बात करें तो इसको आप जो है पॉज करके देख लीजिए, एक तरीके से कंक्लूजन आपको समझ में आ जाएगा। अगला आर्टिकल जो हमारा है वो यूके इंडिया रिलेशनशिप को लेकर के है। अभी ये आर्टिकल जो है लिखा है यूके की ऑफिशियल है, एम्बेसी से रिलेटेड ऑफिशियल है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो यूके के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल है। तो इंडिया यूएस रिलेशन को एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और वर्तमान समय में G20 के समिट को भी जो है होस्ट कर रही है। और ऐसे में ये मतलब जो G20 का मंच है ये काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फोस्टर करने वाला मंच है। और यूनाइटेड किंगडम जो है वो उसका विश्वास है कि जो ट्रेड है वो एक तरीके से की एलिमेंट है ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का। तो इसीलिए इनका कहना है कि यूके हमेशा जो है फ्री एंड फेयर ट्रेड की बात करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। और कहते हैं कि इसी परिप्रेक्ष्य में भारत जो है काफ़ी, भारत के साथ में ट्रेड जो है यूके का काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है यूके के लिए। और फर्दर बहुत जल्दी हो सकता है कि ग्लोबल वैल्यू चेन की रिजिलियंस को लेकर और जो ट्रेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके डिजिटलाइजेशन को लेकर के कोलेब्रेशन भविष्य में जल्दी ही दिखाई देंगे। और इन्हीं से जो ग्लोबल ट्रेड की ट्रू वैल्यू है तो उस ग्लोबल ट्रेड की ट्रू वैल्यू को हार्नेस किया जा सकता है, उसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। आगे लिखती हैं कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो इस समय एक्सपेंड कर रहा है। तो इंडिया का मिडिल क्लास एक्सपेंड कर रहा है कितना, 250 बिलियन मिडिल क्लास कंज्यूमर्स बाई 2050। तो 2050 तक लगभग 25 करोड़ मिडिल क्लास के लोग जो है वो एज ए कंज्यूमर इंडियन मार्केट में होंगे। तो एज ए कंज्यूमर होंगे तो इसका मतलब यूके के लिए एक बहुत बड़े मार्केट के तौर पर ही काम कर सकता है, ये उनका देखना है। और ये जो है एक ह्यूज बूस्ट की तरह होगा यूके के बिज़नेस के लिए। और कहती हैं कि ये कोई राज की बात नहीं, मीन्स इट इज़ नो सीक्रेट कि भारत और इंडिया का जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप है ये काफ़ी फलता फूलता है। और वर्तमान समय में इस समय 2022 के आंकड़े ये कहते हैं कि 36 बिलियन यूरो, तो 36 अरब यूरो का जो है व्यापार भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। नियर अबाउट ये मान के चलिए कि 40 बिलियन डॉलर, 40 अरब डॉलर के आसपास होगा, क्योंकि यूरो जो है वो डॉलर से भी ज़्यादा मजबूत मुद्रा है। नियर अबाउट इस समय जो है 89.63 रुपये जो है वो 1 यूरो के बराबर होता है। आगे कहती हैं कि यूके डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड जो है उसके हालिया जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि यूके का सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो पिछले वित्तीय वर्ष में भारत रहा है सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। और इसने जो है 118 न्यू प्रोजेक्ट्स जो है यूनाइटेड किंगडम में लगाए, जिससे वहाँ पर 8,384 नई जॉब्स जनरेट हुई हैं। और इस तरीके से अगर देखें तो हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप जो है वो केवल ऐसा नहीं कि भारत ही वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूनाइटेड किंगडम का भी भारत में जो है इन्वेस्टमेंट है अच्छा खासा। और इसके लिए बोलती हैं कि इंडिया का जो छठा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है थ्रू FDI बिटवीन अप्रैल 2000 और मार्च 2023, तो अप्रैल 2000 से लेकर के मार्च 2023 तक के बीच में भारत का छठा सबसे बड़ा निवेशक जो है वो यूनाइटेड किंगडम रहा है। और उसने जो है 34 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है भारत में थ्रू FDI। और इसके अलावा यूके की कई सारी कंपनियां जो हैं भारत में उन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा। 618 यूके की कंपनी जो हैं वो इंडिया में काम कर रही हैं, जिनका टर्नओवर जो है लगभग 50 बिलियन डॉलर का है। और 4,66,640 लोगों को रोज़गार भी दिया हुआ है 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है दोनों देशों के बीच में, तो उसको लेकर के गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के जो बातचीत के मैटर हैं या बातचीत के जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। तो कहती हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत में भी थोड़ा टाइम लगेगा, हालांकि बातचीत जो है दोनों देशों के बीच में चल रही है। और अभी हाल फिलहाल में टाटा जो है, तो टाटा कंपनी ने, टाटा ग्रुप अपनी जो पहली गीगा फैक्ट्री है, तो अपनी पहली गीगा फैक्ट्री को बाहर लगाने जा रहा है विदेश में, भारत के बाहर। और उसने जो है यूनाइटेड किंगडम को ही चुना है, जिससे यूनाइटेड किंगडम का ऑटोमोटिव सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा। और लगभग इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 4 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आगे देखिए,
इसके बाद कहती हैं कि दोनों देशों के संबंध में जो बॉलीवुड फिल्में वगैरह हैं उनको लेकर भी एक साझा संस्कृति का जो है दोनों देशों में विकास है। इसके अलावा जो डायस्पोरा है इंडियन, लगभग 16 लाख के आसपास 1.6 मिलियन डायस्पोरा है इंडिया का वहाँ। तो लार्जेस्ट नेटिव एथनिक ग्रुप जो है वो भारत का ही यूनाइटेड किंगडम के अंदर बसा हुआ है। तो एक तरीके से ये जो इंडियन डायस्पोरा है वो लिविंग ब्रिज के तौर पर जो है काम करता है, जीता जागता पुल है एक तरीके से दोनों देशों के बीच में संबंधों को बेहतर बनाए रखने का। और इसके बाद में अभी हाल फिलहाल में यूके की गवर्नमेंट ने एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है अलाइव विद अपॉर्चुनिटी। तो ये अलाइव विद अपॉर्चुनिटी जो है ये मार्केटिंग कैंपेन है और 1.5 मिलियन यूरो का मार्केटिंग कैंपेन है ये। मतलब आप समझ रहे होंगे कि लगभग 15 लाख यूरो का मार्केटिंग कैंपेन है। और इस मार्केटिंग कैंपेन के अंदर इंडिया और यूके के जो रिलेशन है, जो अभी तक का रिलेशन है, उस अभी तक के रिलेशन को थ्रू बिल बोर्ड्स और जो है होर्डिंग वगैरह मीन्स कुल मिलाकर के इसको जो है सेलिब्रेट करने का प्रयास कर रही है यूके की गवर्नमेंट। तो यूके का टारगेट भी है 2030 तक भारत के साथ में अपने ट्रेड को डबल करने का और अपने बिज़नेस को इंडिया में और ज़्यादा एक्सपेंड करने का। तो वही कहती हैं कि बहुत जल्दी हो सकता है कि एक सेलिब्रेशन जो है अलाइव विद अपॉर्चुनिटी कैंपेन के अंतर्गत हमें दिखाई देगा। बिज़नेस को लेकर के भी सेलिब्रेट किया जाएगा, ट्रेड से रिलेटेड मैटर्स को भी सेलिब्रेट किया जाएगा, कल्चरल अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट किया जाएगा, स्पोर्टिंग लिंक्स को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारी जो भी आयाम हैं हमारे आपसी संबंधों के, उनके जुड़े पहलुओं को उजागर करते हुए, उनके बारे में जागरूकता फैलाते हुए जो है इंडिया यूके रिलेशनशिप को सेलिब्रेट किया जाएगा। और इससे ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि दोनों देशों के बीच में जो है भावी जो अवसर हैं, जो भविष्य के अवसर हैं, उनको लेकर के कितनी ज़्यादा उत्सुकता है दोनों देशों के अंदर। इसको भी देखिए पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बाद ट्रेड पोटेंशियल क्या है दोनों देशों का, और इंडिया का एक्सपेंडिंग मिडिल क्लास यूके के लिए इंटरेस्ट का मामला है। ऐसे ही यूके इंडिया ट्रेडिंग रिलेशनशिप में जो है सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है यूके के लिए बना हुआ है, भारत के लिए जो है छठा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। तो इस तरीके की चीज़ें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के अभी डिस्कशंस जो है चल रहे हैं। डाइवर्स पार्टनरशिप की बात करें तो कल्चर, स्पोर्ट, एजुकेशन, टूरिज्म, सारे सेक्टर्स में जो है ट्रेड के परे जाकर भी दोनों देशों के बीच में संबंध हैं। शेयर्ड एप्रिसिएशन ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स इलस्ट्रेट्स द लिविंग ब्रिज बिटवीन द टू नेशंस। इसके अलावा वाइब्रेंट इंडियन डायस्पोरा, ओवर 1.6 मिलियन पीपल इन यूके, अलाइव विद अपॉर्चुनिटी कैंपेन। तो इस तरीके से इसको पॉइंट वाइज तोड़ दिया। तीसरा आर्टिकल जो है वो फिरोज वरुण गांधी, जो सुल्तानपुर से सांसद हैं, इन्होंने लिखा है जो वर्कर हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के और इन ऑर्गेनाइज सेक्टर के, यानी फॉर्मल सेक्टर के और इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी को लेकर के ये आर्टिकल लिखा है फिरोज वरुण गांधी ने। तो इसको देख लीजिए आप। इनका कहना है कि 53% लोग जो सैलरीड वर्क फोर्स मीन्स जो वेतन लेकर के काम करते हैं, यानी वेतन आधारित कामों में जो लगे हुए हैं, उनके पास किसी तरीके के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो हैं वो भारत में नहीं है। ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का मतलब समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी का काम के दौरान, तो उसके लिए जो है आगे उसके जीवन के मतलब जो भविष्य का जीवन है बचा हुआ, उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या उसको मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि उसकी आय जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही जो है अगर बीमार हो जाता है कोई तो उसको लेकर के, या फिर जो है किसी तरीके से काम ना करने की स्थिति में रह जाता है तो उसको लेकर के, या कुछ ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसमें उसकी इनकम का लॉस हो जाता है, तो उस इनकम लॉस को डील करने के लिए, तो इस तरीके के प्रोविज़न्स जो हैं इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोविज़न्स कहते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि 53% ऑफ ऑल द सैलरीड वर्कफोर्स डज नॉट हैव एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन इंडिया। और ये बात ये खुद नहीं कह रहे हैं, ये बात पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जो एनुअल रिपोर्ट है 2021-22 की वो कहती है। तो ये मीडिया में अभी जारी की गई है, तो उसमें जो है पता चला, ये आंकड़ा जो है वहाँ से लिया है इन्होंने। और कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जो एम्प्लॉयज़ हैं इनका ना तो किसी तरीके के प्रोविडेंट फंड को लेकर के कोई एक्सेस है, मींस इनका ना तो कोई प्रोविडेंट फंड है, ना कोई पेंशन है, ना हेल्थ केयर को लेकर के कोई स्कीम्स हैं इनके लिए, ना डिसेबिलिटी से रिलेटेड किसी तरीके का कोई इंश्योरेंस है इनके पास। इसके अलावा जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे उससे एक कंक्लूजन और निकल के आता है कि जो 20% इंडिया का वर्क फोर्स है
उस 20% वर्क फोर्स में से 1.9% ऑफ द पुअरेस्ट जो है उनके पास कुल मिलाकर के किसी तरीके से थोड़े बहुत बेनिफिट्स हैं। और जिसमें गिग वर्कर्स हो गए, जो गिग वर्कर्स हैं वो 1.3% ऑफ मतलब 1.3% है इंडिया के एक्टिव लेबर फोर्स का। तो ये 1.3% गिग वर्कर्स को रेयरली ही कहीं जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल पा रहे हों। दूसरा कहते हैं कि इंडिया का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, इस सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की रैंक भी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो मर्सर CFS करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की रैंकिंग करती है देशों की। तो कहते हैं कि इसने 2021 में 43 देशों की लिस्ट में भारत को 40वें स्थान पर रखा था सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर के। उसके बाद आगे बोलते हैं कि जो इंडिया के पॉलिसी मेकर हैं उन्होंने सोशल सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर वे में देखा है, मींस इग्नोर किया है। और अगर कभी पॉलिसीज़ अनाउंस की भी गई हैं तो फिर उनमें जो बजटरी एलोकेशन है, मींस उनको जो बजट आवंटित किया गया है वो हमेशा बड़ा सीमित रहा है। और सीमित रहने के साथ उसका जो यूटिलाइजेशन है उसको भी बहुत कम यूज़ किया जा पाया है। इसके आंकड़े कहते हैं, देखिए बताते हैं कि जो फिस्कल ईयर 2011 था, जो फाइनेंशियल ईयर 2011 था, वित्तीय वर्ष 2011 के लिए बोलते हैं कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड जो है उसे स्थापित किया गया था जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं उनके लिए। और इसके अंदर जो स्टार्टिंग इनिशियल एलोकेशन किया गया था फंड का वो था 1000 करोड़ का। जो वेबर्स हैं, यानी जो बुनाई का काम करने वाले हैं या रिक्शा खींचने वाले हैं या बीड़ी वर्कर्स हैं, तो इन सारे लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं इनके लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड को स्थापित किया गया था 1000 करोड़ के एलोकेशन के साथ में। उसके बाद कहते हैं कि 1000 करोड़ का एलोकेशन जो किया गया ये बहुत कम था, क्योंकि वास्तव में जो रिक्वायरमेंट थी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर, वो रिक्वायर का एस्टिमेशन किया गया था तो 22,841 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। और ये एस्टिमेशन किया किसने था? तो ये एस्टिमेशन किया गया था सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के द्वारा। तो ये सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी ने एस्टिमेशन किया था 22,841 करोड़ का और एलोकेशन किया गया था 1000 करोड़ का। उसके बाद आगे कहते हैं कि 2017 में, यानी वित्तीय वर्ष 2017 में जो कैग की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये बताती है कि 1927 करोड़ रुपए जो है उसको यूटिलाइज ही नहीं किया गया सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए, जो भी मतलब एलोकेटेड किया गया था बजट को। और कुल मिलाकर के कहते हैं कि लगभग एक तरीके से ये पूरा अमाउंट जो है अपनी शुरुआत से लेकर के आज तक जो भी उसमें शामिल किया गया, जो भी एलोकेशन किया गया है, वो एक तरीके से यूज किया ही नहीं गया। नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड तो बना दिया गया वित्तीय वर्ष 2011 में, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन जो है किया ही नहीं गया। कुल मिलाकर कहते हैं कि परिणाम स्वरूप क्या है कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गई, मतलब कि एक्टिव नहीं रह गई, इनएक्टिव हो गई हैं। इसके अलावा कहते हैं कि दूसरा जैसे एक प्रोग्राम ले लीजिए आप, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जिसे 1990 के दशक में स्थापित किया गया था, और इसके फोकस में कौन था? तो फोकस में जो है ओल्ड एज पुअर इंडिविजुअल्स थे, जो वृद्धावस्था के लोग हैं, वृद्धावस्था में और गरीब हों, तो गरीब वृद्धों को जो है इसमें लक्षित किया गया था, या फिर जो मतलब किसी तरीके से कमाई ना कर पा रहे हों। और इनको पेंशन तय की गई थी 75 रुपये प्रति माह की पेंशन। ये 1990 के दशक की बात हो रही है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत। उसके बाद कहते हैं कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है सेंटर का वो 2006 से अभी तक 200 रुपये प्रति माह पर ही अटका हुआ है, और जो मिनिमम वेज होती है, जो न्यूनतम मजदूरी होती है पर डे की, उससे भी कम है। और 2022 की बात करते हैं कि जुलाई 2022 में कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में ये चीज़ पाई कि जो सेस कलेक्ट किया गया था सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजंस को लेकर के, तो सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजंस को कंप्लीट करने के लिए कलेक्टेड सेस का 94% पैसा जो है उसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया था, जो दिल्ली में यूज किया जाना था। ऐसे ही हरियाणा को लेकर के कैग की रिपोर्ट में ये बात निकल के आती कि जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है स्टेट की, तो स्टेट की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट था हरियाणा का, उसकी स्कीम थी। और इसके अंतर्गत जो 98.96 करोड़ का ट्रांसफ़र किया जाना था, तो वो जो है मृत लोगों के अकाउंट में 98.96 करोड़ रुपए जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। उस स्कीम का इतना बड़ा अमाउंट मरे हुए लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया।
और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो बजटरी कट्स हैं यानी जो निधियों का आवंटन है उसको जो है कम किया गया है लगातार, किसके लिए, जो मनरेगा की स्कीम है। मीन्स एक तरफ इनके कहने का मतलब ये है कि एक तरफ जो फंड एलोकेट किया जा रहा है वो पहले से कम है, कम होने के बाद भी उसका यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, और उस यूटिलाइजेशन में भी जो यूटिलाइजेशन हो रहा है उसमें भी गलत बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं। और इसका असर कहाँ पड़ रहा है, इसका असर दूसरी तरफ जो है दिखाई कहाँ दे रहा है कि जो मनरेगा जैसी योजनाएं हैं जिसमें जो है लोगों को कम से कम काम मिलता है किसी तरीके से, तो उसमें जो है बजट एलोकेशन धीरे धीरे करके कम किया जा रहा है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर के जितने भी मेजरमेंट्स हैं तो वो सारे ही कहीं ना कहीं जो है अंडर एस्टीमेट लगातार किए जा रहे हैं। अब इसके बाद जो है तुलना करते हैं भारत के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की दूसरे देशों के साथ। मीन्स दूसरे देशों के साथ क्या, यहाँ केवल इन्होंने एक ब्राज़ील की सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लेकर के बात की है, तो इसको देखिए आप ज़रा सा। ब्राज़ील की जनरल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, तो ये जो है कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम है। इसमें मतलब वर्कर जो है उनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। और ये स्कीम क्या करती है कि जो वर्कर की इनकम लॉस होती है, पार्शियली भी हो सकती है, फुली भी हो सकती है, तो दोनों ही तरीके के इनकम लॉस को जो है एड्रेस करने का काम ये स्कीम जो है करती है। ये कहते हैं कि ये स्कीम जो है वो किसी भी तरीके की सिचुएशन को कवर करती है, जैसे चाहे काम करते समय कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जाए जिसकी वजह से आदमी काम ना कर सके, या फिर मृत्यु हो जाए, या फिर जो है किसी तरीके की बीमारी का इलाज चल रहा हो जिसकी वजह से आदमी काम पे उस समय नहीं जा पा रहा है, या फिर जो है फैमिली के बर्डन को लेकर के, या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो भी प्रॉस्पेक्ट संभव हो सकते हैं जिनकी वजह से आदमी को काम ना मिल पा रहा हो, बेरोजगारी से गुजरना पड़ रहा हो, तो इस तरीके के किसी भी मैटर को डील करने का काम करती है ब्राज़ील की ये जो जनरल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। और ILO 2013 की रिपोर्ट में, जो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 2013 की रिपोर्ट में जो है ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ था, उसके अंदर ये सारी बातें बताई गई थी। और इसका नाम था ब्राज़ीलियन गुड प्रैक्टिसेस इन सोशल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ब्राज़ीलियन गुड प्रैक्टिसेस इन सोशल सिक्योरिटी नाम के आर्टिकल में जो है ये सारे आंकड़े, ये सारी बातें जो है इस स्कीम के बारे में बताई गई थी। यहाँ तक कि कहते हैं कि जो इनकम लॉस है अगर वो भी हो जाता है किसी, मतलब मान लीजिए किसी को जेल हो गई, तो जेल होने के बाद भी जो इनकम लॉस होगा उसको भी कंपनसेट करने का काम करती है ये स्कीम। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को लेकर के एक तरीके से, जैसे मान लीजिए कि जो वर्कर हैं उनको हेल्थ केयर से रिलेटेड सपोर्ट करने के लिए फ़ंड हो, तो उसको भी जो है ये यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम के थ्रू उसके लिए भी फ़ंड अवेलेबल कराती है ये स्कीम अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के तौर पर। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो बेरोजगार लोगों के लिए भी एक तरीके से उनको भी जो है कुछ अमाउंट दिया जाता है, और इसके लिए जो वर्कर हैं उन वर्कर के ही सपोर्ट फंड्स के द्वारा जो है ये पेमेंट किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का। साथ ही साथ में जो हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो उसको भी अंडर द यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम जो है कवर किया जाता है इस स्कीम के तहत। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात को जो है बोला गया है कि अगर ऐसी किसी स्थिति में लैक ऑफ फंड्स दिखाई देता है, यानी पैसे की कमी हो जाती है, नहीं हो पाती है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो इस स्कीम को चलाने के लिए पैसा कलेक्ट नहीं कर पाती, मतलब पैसा किसी तरीके से कम पड़ जाता है, तो फिर जो नेशनल ट्रेजरी है उस नेशनल ट्रेजरी से पैसा निकाल करके जो है इस स्कीम को आगे फर्दर चलाया जाएगा। कुल मिलाकर के जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं ब्राज़ील में, वो एक तरीके से एक सिंपल फ़ोन कॉल या फिर किसी बैंक की एक विजिट के द्वारा जो है अचीव किए जा सकते हैं। किसी तरीके के एंडलेस डॉक्यूमेंट्स, मींस ये लाइए, जैसे आप जाते होंगे ना सरकारी दफ्तरों में, अगर आप कभी जाएंगे तो पहले वो बोलेगा कि आप ये फॉर्म भर के लेके आइए, फिर आप जब वो लेके जाएंगे कहेंगे ये सर्टिफिकेट कहाँ है, फिर वो सर्टिफिकेट लेके जाइए, फिर बोलेंगे इसको आपने अटेस्ट नहीं कराया है तो फिर आप उसको अटेस्ट करा के लाइए, फिर कहेंगे इसमें किनारे फ़ोटो नहीं लगाई है, फिर आप फ़ोटो लगा के लाइए। तो एक एंडलेस सा प्रोसेस लगने लगता है करने वाले को। इसीलिए सरकारी दफ्तरों में जो सामान्य लोग हैं वो जाने से बचना चाहते हैं। मीन्स देखिए, सरकारी कामकाज में आम आदमी उलझना नहीं चाहता है। तो ये चीज़ क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि जो सरकारी मशीनरी है वो सरकारी मशीनरी कहीं ना कहीं जो आम जनता है, आम जनता के प्रति अचेत अवस्था में, या बिल्कुल उनको जो है नेग्लिजेंस की, यानी मार्जिनल
पॉइंट पर रखती है, एकदम सीमांत हिस्से पर रखती है। उनके लिए वो लोग मैटर करते भी हैं या नहीं, ये वही जानते हैं। तो आम आदमी जो है उनके साथ में जैसे जाए भी स्कीम अवेल करने, अगर यहाँ कुछ देश ऐसे हैं, तो ये समस्या जो है जनरली आपको भारत में भी देखने को मिल जाएगी कि सरकारी दफ्तरों के बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। इवन बहुत सारी जो मूवीज़ बनती हैं, तो सिनेमा भी जो है इन चीज़ों को बार बार उजागर करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर ऐसा, यानी ब्राज़ील में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो वहाँ पर किसी भी तरीके के एंडलेस डॉक्यूमेंट्स को सबमिशन करने का प्रोसेस जो है उससे नहीं गुजरना पड़ता। सिंपल सा एक फ़ोन कॉल या फिर बैंक की एक बार विजिट कर लेंगे आप, तो जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ऐसा जो है ब्राज़ीलियन गुड प्रैक्टिसेस इन सोशल सिक्योरिटी आर्टिकल में बोला गया है। कुल मिलाकर के 91% ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर लैक्स एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी। जो इंडिया के वर्कफोर्स के 91% लोग हैं अनौपचारिक क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के, तो उनको जो है किसी तरीके की सोशल सिक्योरिटी का एक्सेस नहीं है। 2 दशकों में इंडिया जो है कहते हैं कि एजिंग सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसा आपको पता होगा भारत में इस समय जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। तो अगले 20 साल के अंदर जो है सबसे ज़्यादा वृद्ध आबादी भी भारत में होगी, या नहीं होगी सबसे ज़्यादा भारत में, तो भी एटलीस्ट सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो एजिंग पोर्शन होगा। मीन्स जो है लोगों की आयु ज़्यादा होगी। जैसा कि आप देखते होंगे अभी जो है चाइना है या जापान है, इन ये देश जो है इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो 2 दशक में एजिंग सोसाइटी होगी, और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास बड़ी लिमिटेड सेविंग्स होंगी, और उनके पास किसी तरीके का कोई जो है सोशल प्रोटेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ ओवरऑल ये कहना ये चाहते हैं कि फर्दर जो एज पीपल होंगे, उन एज्ड पीपल के पास ना तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होंगे, ना किसी तरीके की सेविंग्स होंगी। तो ऐसी कंडीशन में फिर आदमी अब क्या करेगा? सुसाइड तो करेगा नहीं, फिर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। जब रास्ता निकालेगा तो ऑब्वियसली जब काम करने लायक है नहीं, तो काम ना करने वाले कुछ रास्ते निकालेगा। तो काम ना करने वाले जब रास्ते निकालेगा तो समाज में अपराध, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी। कुल मिलाकर के आगे बोलते हैं कि जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी मीन्स सरकार जो है 2020 में 4 लेबर कोड्स लेकर के आई थी, जो 43 लेबर से रिलेटेड लॉज थे। तो उन लॉज को 4 कोड्स में जो है कोडिफाई किया गया था। तो उनमें से एक कोड जो है वो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी लेजिस्लेशन थे उनको जो है इसी में मर्ज कर दिया गया था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर। और कहते हैं कि ये जो है केवल फॉर्मल एंटरप्राइजेज जो हैं, तो फॉर्मल जो औपचारिक उद्यम हैं, यानी औपचारिक उद्यमों के साथ में, यानी औपचारिक उद्यमों के लिए केवल जो है प्रावधान करती है। जबकि जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं, उन अनौपचारिक क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को जो है इस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर कवर नहीं किया जाता है। कुछ स्टेप्स बताते हैं कि इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले सकता है। तो कहते हैं कि इंडिया को जो है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है प्रयास करने चाहिए, और कैसे, ताकि फिस्कली और एडमिनिस्ट्रेटिवली, यानी प्रशासनिक तौर पर और राजकोषीय तौर पर दोनों तरीके से जो है समुचित हो। मीन्स ऐसा ना हो कि अभी आप देख रहे होंगे कि डेप्ट रेशियो इंडिया का जो है वो 80% के एबव है, तो और ज़्यादा डेप्ट रेशियो बढ़ जाए। तो ऐसी कोई स्कीम नहीं अपनानी है। तो ऐसी जो है 3 स्टेप्स बताते हैं जो फिजिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल हैं। और वो 3 प्रिंसिपल्स क्या है? तो पहला ये बोलते हैं कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, EPFO सिस्टम। देखिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं जो लोग, उन्हें पता होगा। और बाकी की होता क्या कि जहां आप नौकरी कर रहे हैं तो कुछ पैसा जो है कंपनी जमा करती है, और कुछ पैसा आपकी सैलरी से थोड़ा सा कट जाता है, और वो जो है आपके प्रोविडेंट फंड में जमा होता रहता है। बाकी जब आप बाद में रिटायर हो जाते हैं तो आप उस पैसे को अपने यूटिलाइजेशन के अनुसार एक बार में भी निकाल सकते हैं, या फिर जो है आप पेंशन भी अपने लिए बंधवा सकते हैं उस पैसे से। तो ये जो है फ्यूचर के लिए एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी नेट की तरह काम करता है। तो पहला ये प्रिंसिपल देते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है EPFO सिस्टम के अंदर फॉर फॉर्मल वर्कर्स, इसको जो है और ज़्यादा विस्तृत करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। का मतलब क्या है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, तो उस इनफॉर्मल सेक्टर के
जो एंटरप्राइजेज हैं उनको फॉर्मल करने की ओर जो है स्टेप बढ़ाना चाहिए। दूसरा, जो फॉर्मल सेक्टर, जो फॉर्मल वर्कर्स हैं पहले से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनके कंट्रीब्यूशन को अगर इंक्रीज़ किया जा सकता है तो उनके कंट्रीब्यूशन को भी इंक्रीज़ किए जाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, तो इनफॉर्मल वर्कर्स चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हों या फिर जो है किसी अनौपचारिक एंटरप्राइज में काम कर रहे हों, उनको भी पार्शियल उनसे कंट्रीब्यूशन जो है लिया जा सकता है। और पार्शियल कंट्रीब्यूशन लेने के साथ साथ जो इनफॉर्मल एंटरप्राइज है उसको फॉर्मलाइज करने का प्रयास करें, और जो स्टार्टिंग में पार्शियल कंट्रीब्यूशन लेना स्टार्ट किया जाएगा उनसे, बाद में उसको एक तरीके से रेगुलराइज किया जा सकता है। और साथ साथ में दोनों ही तरीके के जो मतलब पहले जो पार्शियल कॉन्ट्रीब्यूशंस लिए जाएंगे, इसको जो है व्यापक रूप से मींस इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करने का प्रयास करे सरकार। तीसरा प्रिंसिपल जो है वो देते हैं कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं या फिर जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है या फिर जो पर्याप्त नहीं कमाते हैं, तीनों तरीके के लोग, फिर से रिपीट कर देते हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, या फिर जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है या फिर जो पर्याप्त नहीं कमाते हैं, ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट को खुद आना चाहिए और गवर्नमेंट को इनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे कुछ और भी, जैसे मान लीजिए कि वृद्ध लोग हैं, एल्डरली हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हो गई, या फिर जो डिसेबल्ड पर्सन है, तो इस तरीके के लोगों की हेल्प करने के लिए सरकार को खुद अपनी तरफ से आना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो है जब काम करते ही नहीं, उनकी कोई इनकम नहीं है, तो वो कंट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल कुल मिला के अगर कंक्लूड करके देखा जाए तो कहना ये चाहते हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, तो फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को कंट्रीब्यूशन को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ में जो कवरेज है फॉर्मल लोगों मतलब फॉर्मल वर्कर्स को कवर करने का, तो उस कवरेज को भी जो है बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इनफॉर्मल वर्कर्स की बात करें तो उनसे पार्शियल कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, और जो इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज हैं उनको फॉर्मलाइज करने की ओर बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग किसी तरीके की इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सरकार जो है अपनी तरफ से आकर के उनकी सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करे। इसके अलावा आगे कहते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स और भी चाहिए। हालांकि जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आई थी 2020 में, ये जो है मतलब एक अच्छा कदम था सरकार का, क्योंकि एक सांविधिक जो है ढांचा मिला था, स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क मिला था सोशल सिक्योरिटी को इनेबल करने का, अर्बन और रूरल पुअर दोनों के लिए, मीन्स शहरी और ग्रामीण गरीब दोनों ही तरीके के शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए सोशल सिक्योरिटी के प्रावधान के लिए जो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को जो है एक स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। और जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या गिग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के काम करने वाले लोग हैं, और तो उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, या फिर जो मैटरनिटी एंड हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं, ओल्ड एज प्रोटेक्शन है, क्रैच फैसिलिटीज़ हैं गिग वर्कर्स के लिए, इन सारी चीज़ों को भी उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है ये सांविधिक ढांचा जो स्थापित किया गया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर। इसके अलावा एक डिजिटाइजेशन की ओर एक बड़ा कदम उठाया सरकार ने, जो ई श्रम प्लेटफॉर्म बनाया है। तो ये ई श्रम प्लेटफॉर्म के अंदर भी लगभग 300 मिलियन वर्कर्स का जो है एनरोलमेंट किया गया है, और इस तरीके से एक कवरेज जो होता है वर्कर्स का, वो कवरेज भी एक्सपेंड हुआ है, जिसके अंदर जो है उनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी मिलता है। तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस के अंदर 2 लाख रुपए तक का कवर मिलता है, और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर उनको 1 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। इसके बाद भी कहते हैं कि अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। तो क्या क्या किया जाना बाकी है इनके हिसाब से, जैसे कि जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयर्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं, उनके लिए जो सोशल सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाना है, तो सोशल सिक्योरिटी को उनके लिए सुनिश्चित करने के लिए मैंडेटरी बनाना चाहिए। इसको जो है स्वैच्छिक तौर पे ना रखा जाए। देखिए, स्वैच्छिक तौर पे ना रखा जाए का मतलब ये है, जैसे आप देखते होंगे कुछ योजना ऐसी चल रही हैं कि अगर कोई आदमी जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है अपनी तरफ से खुद जो है कंट्रीब्यूट करता है, मतलब अगर उसका मन है कि वो इस तरीके किसी फंड में कंट्रीब्यूट करे ताकि जब वो रिटायर हो जाए तो उसे फर्दर जो है पेंशन वगैरह मिल सके,
तो इसको कहते हैं कि ये स्वैच्छिक है, वो कभी कभी सेविंग नहीं भी करते अपने लिए। तो ऐसा नहीं है कि आज उनकी इच्छा नहीं है सेविंग करने की, तो कल को जब रिटायरमेंट की एज पहुंचेगी या उस एज में पहुंचेंगे जब काम करने में सक्षम नहीं होंगे, तो उन्हें सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए इस वॉलंटरी जो एंटाइटलमेंट है सोशल सिक्योरिटी का, इस वॉलंटरी एंटाइटलमेंट को मैंडेटरी बना देना चाहिए। साथ ही साथ में बोलते हैं कि जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर केवल कंस्ट्रक्शन और गिग वर्कर जो हैं उनको अभी जो शामिल किया गया जिस तरीके से, तो कहते हैं कि इंडिया में और भी कई सारी कैटेगरीज़ हैं जिनमें वर्कर्स काम करते हैं, तो उन वर्कर्स तक भी जो सोशल सिक्योरिटी के दायरे हैं उनको इंक्रीज़ करना चाहिए सरकार को। दूसरा, अगर कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर की या किसी और सेक्टर की रिलेटेड कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जो सक्सेसफुल हों, तो उनको अदर कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स के लिए भी एंटाइटल्ड कर देना चाहिए। साथ ही साथ में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी को लेकर के कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे 90 दिन का एक मैंडेटरी कूलिंग पीरियड देना चाहिए बोल रहे हैं। ऐसा होता है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो और ऐसे में उनके अगर वो किसी कैजुअलिटी के शिकार हो जाते हैं तो उनको फिर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को लेकर के समस्या होती है। तो कहते हैं कि ऐसे में 90 डे का कूलिंग पीरियड जो है वो अवेलेबल कराना चाहिए मैंडेटरी तरीके से, अनिवार्य रूप से, ताकि उनको जो है इस तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ख़ास तौर से फीमेल कैंडिडेट्स, तो इनके ऊपर जो है स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। अब जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, यानी जो स्कीम्स चल रही हैं, उनको लेकर के देखिए क्या बोलते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको कहते हैं कि और मजबूत बनाया जा सकता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, या ESI स्कीम है, द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, या फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है। इसमें जो है बजटरी सपोर्ट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और एक्सपेंशन ऑफ कवरेज को भी बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर के जो है कहते हैं कि अभी बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, ये काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, यानी जो अधिकार क्षेत्र हैं, वो ओवरलैप कर जाते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में, और साथ ही साथ में बहुत सी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन भी हैं, जैसे प्लेटफॉर्म रिलेटेड वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, या फिर कोई जो सेल्फ एम्प्लॉयड है खुद। तो ये अलग अलग कैटेगरी की वजह से बहुत सारे रूल्स एंड लॉज को लेकर भी कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है। मीन्स अधिकारों को लेकर के स्टेट और सेंटर के बीच में, और डेफिनेशन को लेकर के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में समस्याएं देखी जाती हैं। जो अवेयरनेस है सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, तो सोशल सिक्योरिटी को लेकर के अवेयरनेस भी काफ़ी कम है समाज में, तो उसको भी इंक्रीज़ करना चाहिए। और एक एग्जांपल जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन है एक, जो शक्ति केंद्र वगैरह चलाती है, तो उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी कवरेज के बारे में बातचीत करते हैं। साथ ही साथ में ये कहते हैं कि कुल मिला के भारत के लिए ये समय है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को, या फिर जो एडहॉक मेजर्स हैं, यानी जो अस्थायी कदम उठाए गए हैं, तो इस तरीके के दोनों ही पहलों को कंसोलिडेट करने का टाइम आ गया है, ताकि हम जो है एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज जो है एंटायर लेबर वर्क फोर्स को प्रोवाइड करा सकें। ख़ास तौर से ऐसे समय में जिस समय हायर एंड फायर पॉलिसीज़ जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही, मीन्स तुरंत, जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं प्राइवेट सेक्टर में जिसमें आपने जॉब ज्वाइन करने के तुरंत बाद जो है आपको कुछ टारगेट दे दिया गया, टारगेट देने के बाद अब आपके ऊपर जो है तलवार लटक रही है टारगेट की। अब पहले महीने में ही आप पहुँचे, हो सकता है कि नए हैं आप अभी मार्केट में, ख़ास तौर से जो सेल्स सेक्टर की जॉब होती हैं, या फिर देखिए मार्केट में क्या, मार्केट में बेचने का ही काम मिलेगा, जो भी मिलेगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो है कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो सकता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो सकता है, फूड रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई बेवरेज हो सकते हैं। मार्केट का मतलब ही है जहाँ चीज़ें बेची जाएंगी। तो बेचने की जॉब अगर मिली आपको, तो बेचने की जॉब बिना टारगेट के नहीं मिलती, क्योंकि अगर आप बेनिफिट कमा करके नहीं देंगे कंपनी को, तो कंपनी आपको सैलरी देने में अपने आप को नुकसान में समझती है, और जब अपने आप को नुकसान में समझेगी तो लोग जो है एक एक महीने भी नौकरी नहीं कर पाते हैं। इवन बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए गए हैं ऑलरेडी कि प्राइवेट सेक्टर में जब कोई नौकरी ज्वाइन करता है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल तौर पे आप देखेंगे जाकर के प्राइवेट लेवल पर, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी कंपनीज फॉलो नहीं करती हैं,
और कई बार लोगों को हर महीने कंपनियां बदलनी पड़ती हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं मार्केट में। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हायर एंड फायर पॉलिसीज़ प्रोलिफरेटिंग के द्वारा, तो ऐसे में जो जॉब फ्रंट है वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो गया है। और जॉब फ्रंट के इतने ज़्यादा इनसिक्योर होने की हालत में हायर फायर पॉलिसीज़ के अंदर सोशल सिक्योरिटी जैसे मेजरमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोसाइटी को। तो इसलिए जो सप्लाई साइड के सिबोलेट्स हैं, सप्लाई साइड के सिबोलेट्स का मतलब क्या है कि निस्यंदन का सिद्धांत आपने सुना होगा कि विकास जो है सबसे पहले ऊपर वाले तबके में होता है, फिर ऊपर वाले तबके से बहते बहते धीरे धीरे छन छन के नीचे आ जाता है। तो इसका जो है कई सालों से इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन विकास कहाँ तक छन के आया है इस बात के ठीक ठीक आंकड़े मिल पाना काफ़ी मुश्किल है। और ऐसे में जो सप्लाई साइड सिबोलेट्स हैं तो इनको इग्नोर करके सोशल सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ओवरऑल ये आर्टिकल था, इसको भी पॉइंट वाइज हमने कन्वर्ट किया, आप इसको एक बार देख लीजिए। तो सोशल सिक्योरिटी को लेकर, अच्छा देखिए सोशल सिक्योरिटी का मतलब आप थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिए। यहाँ पे है कि सोशल सिक्योरिटी इज़ अ ह्यूमन राइट which responds to the universal need for protection against certain life risks and social needs। तो आदमी के जीवन में जो लाइफ रिस्क होते हैं या फिर जो सोशल नीड्स होती हैं उस तरीके की कंडीशन में जो उसकी रिक्वायरमेंट जनरेट होती हैं, तो उनके लिए जो है क्या व्यवस्था है, मींस आकस्मिक प्रावधान क्या हैं ऐसे आदमी के लिए, ये जो है सोशल सिक्योरिटी के अंदर आता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे कोई आदमी बीमार हो जाता है, मैटरनिटी बेनिफिट मातृत्व से संबंधित कोई समस्या है, डिसेबिलिटी है, डेथ हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, काम करने के लायक नहीं है, या फिर ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर रिहैबिलिटेशन हो रहा है किसी का, या कंपनसेशन है। तो सोशल सिक्योरिटी के थ्रू जो है आदमी, जैसे मान लीजिए हेल्थ से रिलेटेड कुछ मैटर है तो ट्रीटमेंट कराया जाएगा, आवास से रिलेटेड हो सकता है, रहने की कोई जगह नहीं है तो रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस हो सकता है, या फिर कोई ऐसा नुकसान हुआ है तो उसके लिए कंपनसेशन, जैसे मान लीजिए आपदा प्रभावित जब हो जाते हैं कई राज्य, तो वहाँ देखते होंगे आप कि कई कंपनसेशन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। कुल मिलाकर के लास्ट में लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया और इन एनी अदर नेशन कैन लीड टू डेस्टिट्यूशन, क्राइम, चाइल्ड लेबर एट्सेट्रा। और वही बात कि जो अभी हम लोगों ने आर्टिकल के बीच में की भी थी कि जब सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होगी तो फिर आदमी की ज़रूरत के टाइम कुछ लोग हो सकता है कि आत्मसम्मान के लिए गलत रास्ते अपनाएं। मीन्स देखिए, आत्मसम्मान के लिए भी अगर कोई ऐसा मार्ग अपनाना पड़े जो कि आपके जीवन के लिए हानिकारक हो तो वो कहीं से उचित नहीं है। फिर भी समाज में कई सारे लोग ऐसे हैं कि इस तरीके के रास्ते अपना लेते हैं, और अगर रास्ते इस तरीके के नहीं अपनाएंगे तो फिर उनके पास चारा क्या बचेगा, और जब कुछ चारा नहीं बचेगा तो ऑब्वियसली जो है लूट मार, चोरी, हत्या, अपराध, ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ जाएंगी। तो इसलिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का, सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट का सोसाइटी में बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं, मीन्स देखिए आकार में तो छोटे हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस तरीके के देश जो हैं, तो ये हैं तो छोटे, लेकिन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो हैं बहुत ही अच्छे हैं वहाँ पर। और बार बार आप चर्चा में सुनते रहते होंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के अंदर ही आता है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन था वो यहीं तक था। फिलहाल आप पॉइंट्स देख लीजिए। तो इंट्रोडक्शन में आपको जो है ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद वास्तविक स्थिति क्या है सोशल सिक्योरिटी को लेकर द ग्रिम रियलिटी। इसके बाद अभी तक जो है जो अनदेखी करने का इतिहास रहा है, तो अनदेखी किस तरीके से की जा रही है, तो कैग की रिपोर्ट्स के द्वारा उजागर होता है। कुल मिलाकर के अगर जो है फॉरेन कंट्रीज में ब्राज़ील का एग्जांपल दिया है इन्होंने। उसके बाद इंडिया के फ्यूचर में क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्सपेंड किया जा सकता है फॉर्मल इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए। गवर्नमेंट जो है वो अपना इंटरवेंशन कर सकती है उन लोगों के लिए जो कमा नहीं सकते या काम करने की अवस्था में नहीं है। इसके अलावा डिजिटाइजेशन वगैरह किया जा सकता है, कुछ रिफॉर्म्स जो है वो लाए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी इनकरेज किया जा सकता है कि एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के साथ अलाइन करने की कोशिश करें, उसे और डेवलप करने की कोशिश करें। कुछ स्पेशल कंसीडरेशन दिए उन्होंने, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए जो है स्पेशल अटेंशन देना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके अलावा जो सडन टर्मिनेशंस हैं, जो हायर फायर पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे, उसको भी जो है प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको सोशल सर्विसेज अवेल हो कर पाएँ वो ठीक से, इसको सुनिश्चित करने की ज़रूरत है।
तो और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन ओवरऑल जो है लास्ट में ये निकल करके आता है, इंडिया स्टैंड्स एट ए पाइवोटल मोमेंट इन इट्स परस्यूट ऑफ सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल इट्स वर्कर्स। द विजन प्रेजेंटेड बाय फिरोज वरुण गांधी along with the proposals outlined in this article are essential steps toward a more equitable and secure future for India's labor force. Embracing these policies, India can achieve both economic growth and social security, ensuring that the benefits of progress reach एवरी वर्कर रिगार्डलेस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। आज का हमारा डिस्कशन जो है यहीं तक है। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आता है या फिर हमारे लिए कोई सुझाव या सुधार है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और उपयोगी है आपके लिए वीडियो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।